हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसीटी क्लासेस। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हमने दो यूनिट्स हमने क्लियर किए। पहला था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और उसके बाद मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। तो आज एक नया यूनिट जो है क्लास 11th का है, वो हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन। ये आपके जेके एसएसबी फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का जो ये लेक्चर है ये स्टार्ट करते हैं, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की, हमारे पास तीन लॉज ऑफ मोशन है, थ्री लॉज ऑफ मोशन इनको हम कहते हैं। और दिए किसने? ये दिए न्यूटन ने दिए तीन लॉज। और इन तीन लॉज को हम कहते हैं न्यूटनस लॉज ऑफ मोशन। और ये तीन लॉज क्या डिस्कस करते हैं? ये मोशन जो है, मोशन ऑफ बॉडी जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक। तो ये कौन कौन से हैं? न्यूटनस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटनस सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटनस थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो तीनों लॉज जो है ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और फिर जब जो इनकी एप्लीकेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। तो जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अगर हम गैलीलियो की बात करेंगे, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने कहा फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी जो है ये रेस्ट में, ठीक है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या ये किस में, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। तो जो इसकी करंट स्टेट होगी यानी कि रेस्ट या मोशन, ठीक है, ये तब तक चेंज नहीं होगी जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो इस पे एग्जर्ट नहीं होगा, ठीक है। तब तक ये अपना जो करंट स्टेट है वो चेंज नहीं करेगा। करंट स्टेट मतलब यानी कि अगर ये बॉडी रेस्ट में होगी तो ये रेस्ट में ही रहेगी, और अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जो है इस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये किसने कहा? ये गैलीलियो ने कहा। तो इसी ऑब्जर्वेशन पे, इसी लॉ पे ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये इसी पे फॉर्मुलेट किया किसने? फिर बाद में न्यूटन ने। तो इसको हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये क्या कहता है? अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कोई बॉडी जो है ये रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, और मोशन क्या है? ये इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि तब तक ये रेस्ट में ही रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी ये बॉडी, जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राउंड पे कोई बॉडी है और ये बॉडी क्या है? ये है रेस्ट में, ठीक है। ये किसी पॉइंट पे या किसी प्लेस पे रखा गया है और ये क्या है? ये रेस्ट में। और ये बॉडी जो है ये बॉडी तब तक रेस्ट पे ही रहेगी, क्या रहेगी? रेस्ट पे ही रहेगी, जब तक इस पे कोई हम एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। या फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पे सिचुएशन, कोई बॉडी जो है मोशन में है, और किस मोशन में है? ये है यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि इस पे जो है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और जब इस बॉडी पे, चाहे ये रेस्ट पे हो या मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, तब तक ये रेस्ट में ही रहेगी या मोशन में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन कौन सा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि यहाँ पे कौन सा फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है वट एवर वेदर ए बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि अगर कोई बॉडी क्या होगी? रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, द एक्सेलरेशन इज जीरो। तो तब क्या होती है इस बॉडी की एक्सेलरेशन? वो रहती है जीरो। यानी कि अगर कोई बॉडी फॉर एग्जाम्पल मोशन रेस्ट पे है तो इसका क्या मतलब है? इसमें जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जीरो है वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? तो एक्सेलरेशन यहाँ पे रहेगी जीरो। इसी तरह अगर बॉडी की मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है? यानी कि जो वेलोसिटी है यहाँ पे, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्सेलरेशन है जीरो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि जब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तब हम कहते हैं इस बॉडी में है एक्सेलरेशन। और जब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तब एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। तो यही कह रहा है यहाँ पे, यानी कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? जीरो। तो अब अगर हम चाहते हैं कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाए, यानी कि जो बॉडी है, बॉडी के पास जो है एक्सेलरेशन हो, तो तब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फोर्स की, यानी कि तब हमें करना पड़ेगा अप्लाई इस बॉडी पे फोर्स। यानी कि अगर ये रेस्ट में है
तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी यहाँ पे 0, फॉर एग्जांपल ये रेस्ट में है। जब हम इस बॉडी पे फोर्स करेंगे अप्लाई तो ये आएगी मोशन में, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। इसी तरह अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी वो हो जाएगी चेंज, और जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगी वो होगी नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो के लिए जो कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो hence Newton's first law can also be written as if the net external force on a body is zero, यानी कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक बॉडी पे जो होगा वो किसके बराबर होगा, इज जीरो, देन इट इज एक्सेलरेशन इज जीरो। तो एक्सेलरेशन भी किसके बराबर होगी, एक्सेलरेशन होगी जीरो। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं नेट फोर्स की। देखिए अगर हम नेट फोर्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे बॉडी एक है और ये क्या है, ये रेस्ट पे, ग्राउंड पे ही रेस्ट पे है, इस पे हो रहा है फोर्स अप्लाई F1, ठीक है। तो F1 किसके बराबर है, फॉर एग्जांपल ये है 10 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ पे इस पे जो फोर्स है, नेट फोर्स जो है वो इसमें 10 न्यूटन है। तो जब हम इस बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी आएंगे मोशन में, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगी वो होगी नॉन जीरो, वो होगी नॉन जीरो। अब अगर यहाँ पे F1 यानी कि कोई भी फोर्स हम इस पे अप्लाई करेंगे ही नहीं, ठीक है, यानी कि फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तब क्या होगी एक्सेलरेशन यहाँ पे, तब यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी बराबर इसके जीरो के बराबर, ठीक है। और एक कंडीशन है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अब अगर यही बॉडी है, इस पे हम करेंगे F1 फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन के बराबर, और इस अपोजिट डायरेक्शन में हम करेंगे F2 अप्लाई, वो भी होगा किसके बराबर, 10 न्यूटन के बराबर। अब अगर यहाँ पे F नेट देखेंगे, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो होगा यहाँ पे जीरो के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेज हैं बैलेंस्ड फोर्सेज हैं, बैलेंस्ड है क्योंकि 10-10 न्यूटन है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो होगा किसके बराबर, जीरो के बराबर, और एक्सेलरेशन होगी यहाँ पे जीरो के बराबर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फोर्स जो होने चाहिए, फोर्सेज होनी चाहिए अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो। जो एक्सेलरेशन ये नॉन जीरो हो सकती है, कब हो सकती है, ओनली इफ देयर इज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, यानी कि जब कुछ ना कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इस पे अप्लाई हो जाएगा, तब हमारी एक्सेलरेशन है वो होगी इसके बराबर नॉन जीरो के बराबर। यहाँ पे रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये रेस्ट पे है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि इस पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट केस। देखिए यहाँ पे एक पर्सन 1 और पर्सन 2 ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे अप्लाई फोर्स, ये इस साइड से कर रहा है या इस साइड से कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये बैलेंस्ड फोर्स कर रहे हैं अप्लाई, यानी कि अगर ये 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो जब एफ एक्सटर्नल यहाँ पे जीरो रहेगा तो ये बॉडी जो है ये रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ऐसा केस होगा, फॉर एग्जांपल ये पर्सन जो है ये 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है 10। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसके बराबर आएगा, 10 न्यूटन के बराबर, ठीक है। यानी कि अगर ये F1 है, ये है F2, तो यहाँ पे F नेट जो है वो आएगा बराबर 20 माइनस 10 न्यूटन, यानी कि 10 न्यूटन आएगा टोटल फोर्स यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स। तो ये बॉडी जो है ये आएगी मोशन में, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे जो दोनों फोर्सेज ये क्या है, एफ नेट ये है अनबैलेंस्ड फोर्सेज, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिए दोनों पर्सन जो है एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल 10-10 न्यूटन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बॉडी जो है ये आएगी मोशन में, ठीक है। तो यही कह रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि एक बॉडी तब तक रेस्ट में ही रहेगी, यानी कि मोशन में नहीं आएगी जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे बॉल की एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे रेस्ट पे है ये, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, ये रेस्ट पे ही रहेगा जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई नहीं होगा। फिर ये इसी बॉल पे क्या मारता है, किक मारता है, और ये आता है मोशन में। फॉर एग्जाम्पल ये है यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन, और ये बॉडी जो है अब ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तब तक ये अब यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। फॉर एग्जांपल अब आ गया इसको आगे से नेट यहाँ पे, तो नेट ने क्या किया, इसने इसको ब्लॉक किया, यानी कि यहाँ पे नेट एक्शन, यानी कि यहाँ पे इसने एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई किया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इस बॉल की जो यूनिफॉर्म मोशन थी ये अब चेंज हो जाएगी, किसकी वजह से, जो नेट ने यहाँ पे इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी अब चेंज हो जाएगी, और
मोशन भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अब इनर्शिया की, इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे, देखिए इनर्शिया जो है ये मास पे डिपेंड होता है। किसी भी बॉडी का इनर्शिया जो है ये किस पे डिपेंड होता है, ये होता है डिपेंड मास पे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, इसका मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इसका अगर मास कम होगा तो इसका इनर्शिया भी कम होगा। यानी कि मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। यानी कि इनर्शिया को अगर हम मेजर करना होगा तो किससे हम मेजर करेंगे, मास से हम वो मेजर करेंगे। तो पहले देखेंगे इनर्शिया है क्या। इनर्शिया क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है एक बॉडी की, बाई विर्चू ऑफ विच ए बॉडी अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये क्या करता है, अपोज करता है किसी भी चेंज को करता है अपोज। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी ये क्या है, ये रेस्ट पे है, तो ये बॉडी क्या करेगी, हम अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी क्या करेगी, ये इस एक्सटर्नल फोर्स को जो है अपोज करेगा। क्या करेगा, इनर्शिया की वजह से ये बॉडी इस चेंज को जो है अपोज करेगा, ठीक है। या फॉर एग्जांपल यही बॉडी अगर क्या है, मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो अगर हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इस चेंज को जो है ये अपोज करेगा। और इसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से क्या करता है, अपोज करता है इस चेंज को, चाहे ये रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इस बॉडी का इनर्शिया। अब जो इनर्शिया है ये किस पे डिपेंड है, ये मास पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं, यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं, इस बॉक्स का जो मास है, फॉर एग्जांपल ये 5 kg का मास है, और इस बॉक्स का मास जो है वो 10 kg का मास है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, दोनों बॉक्सेस जो है रेस्ट पे हैं, हम चाहते हैं दोनों बॉक्सेस जो हैं ये मोशन में आ जाए। अगर हम यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कर रहे हैं फोर्स अप्लाई कितना, F2 करते हैं अपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई, ठीक है, F2। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे किस बॉडी के लिए हमें फोर्स ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि F2 यहाँ पे होगा ग्रेटर देन F1, ठीक है। तो F2 इज़ ग्रेटर देन F1, यानी कि जिस बॉडी का जितना मास होगा उस बॉडी का उतना इनर्शिया होगा, यानी कि वो उतना ज़्यादा अपोज करेगा, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे बराबर फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 न्यूटन करेंगे अप्लाई, यहाँ पे भी 5 न्यूटन करेंगे अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन का अपोजिशन कौन करेगा ज़्यादा, इस बॉडी को, इस फोर्स को ज़्यादा, यानी कि ये वाली बॉडी ज़्यादा अपोज करेगी इस चेंज को। क्यों, क्योंकि इसका जो मास है ये ज़्यादा है, ठीक है। तो यही कहता है यहाँ पे, यानी कि ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर इन द इनर्शिया, यानी कि दैट इज द मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास है ये क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टू स्टे इन मोशन और इट रेस्ट अनलेस अ फोर्स कॉज अ चेंज इन देयर स्पीड और डायरेक्शन, ठीक है। होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक। तो अगर हम न्यूमेरिकल एप्लीकेशन देखेंगे इसकी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, यानी कि ये कह रहा है कि अगर फोर्स हो गया किसके बराबर, जीरो के बराबर, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे यू जो है, इन वेलोसिटी जो है वो रहेगी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉल है, ये है यूनिफॉर्म मोशन में, और ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में, और अगर हम इस पे कोई भी फोर्स जो है अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि फोर्स हम रखेंगे जीरो, तो जो इसके पास वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, वो रहेगी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनर्शिया की एग्जांपल एक, फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है, पैसेंजर जो है, ये ट्रेन या गाड़ी में खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रही है गाड़ी जो है, ये अचानक से ब्रेक मारती है, क्या मारती है, ब्रेक मारती है। तो जो ये पर्सन है ये किसकी तरफ मोशन में आ जाएगा, यानी कि जो गाड़ी की मोशन है उसी की डायरेक्शन में जो है ये उस में ये भी आएगा कि ये डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी जगह से। तो ये क्या किसकी वजह से, ये है इनर्शिया की वजह से, ठीक है। तो होप आपको ये इनर्शिया का जो कंसेप्ट ये समझ आया होगा, ठीक है। तो इनर्शिया अगर हम इनर्शिया की बात करेंगे, तो इनर्शिया जो है इसी पे जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो इसी पे बेस्ड है, यानी कि उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, उसको कहते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए हम फिजिकल एप्लीकेशन देखेंगे इनर्शिया की। अब व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप, जब भी कोई मूविंग बस जो है वो सडनली स्टॉप करती है, ठीक है, ब्रेक मारती है,
पैसेंजर्स हेड गेट इज जर्कड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो कि पैसेंजर है वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि उसको जर्क लगेगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो ये किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। क्यों? क्योंकि वो क्या, बॉडी क्या करती है, ये रेजिस्ट करती है किसको, या अपोज करती है किसी भी चेंज को। व्हेन ए स्टेशनरी बस सडनली स्टार्ट, या कोई अगर स्टेशनरी रुकी हुई गाड़ी जो है वो सडनली स्टार्ट करती है, द मूविंग पैसेंजर्स हेड गेट इज जर्कड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे इस बार क्या है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है जर्क करेगी इसकी बॉडी। ठीक है। ऑन हीटिंग यूज्ड मैटर्स बाय सिटिंग, जब भी हम कोई मैटर्स जो होगा फॉर एग्जांपल, इस पे क्या करेंगे हम, स्ट्राइक करेंगे हम कोई भी स्टिक, यानी कि जब हम सफाई मतलब साफ करते हैं किसी भी मैटर्स को, डस्ट पार्टिकल्स कम आउट ऑफ इट, तो ये भी किसकी वजह से, ये भी है इनर्शिया की वजह से। जो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो क्या आते हैं, वो आते हैं इस मैटर्स के बाहर, तो ये भी किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। ठीक है। इन ऑर्डर टू कैच अ मूविंग बस सेफली वी मस्ट रन फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द बस, यानी कि जब भी हमें कोई भी मूविंग बस हमें कैच करनी होगी तो हमें किस डायरेक्शन में रन करना चाहिए, वी मस्ट रन फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बस। तो इसी तरह ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये किस पे बेस्ड हैं, ये हैं बेस्ड इनर्शिया पे। ठीक है। तो यहाँ पे एक की कॉन्सेप्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फोर्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि अगर एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, तो वेलोसिटी जो है ये रहेगी कांस्टेंट, ये तब तक चेंज नहीं हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी होगी जीरो के बराबर, यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बॉडी है रेस्ट में, तो ये रहेगी अनचेंज्ड, यानी कि जीरो ही रहेगी जब तक कि हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। या अगर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है कांस्टेंट, तो ये वेलोसिटी तब तक कांस्टेंट ही रहेगी जब तक कि हम इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं अब न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम जो है ये क्या होता है, मोमेंटम पे जो है क्वेश्चन आया था FAA के एग्जाम में। ठीक है। शायद मोमेंटम पे ही आया था। ठीक, तो पहले हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम क्या है। द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई बॉडी है और इस बॉडी का जो मास है वो है m क्या है, इसका मास, और ये चल रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या है, इसकी है v। ठीक, और अब अगर हम इसका मोमेंटम देखेंगे, इसका मोमेंटम जो है वो किससे डिनोट होता है, वो डिनोट होता है p से, और वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक है। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, तो p इज इक्वल टू m इंटू v। ठीक है। p क्या है, p है मोमेंटम, m है मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ डायरेक्शन डिपेंडेंट। ठीक है। और ये किस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्शन पे। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसमें दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड और क्या होता है, डायरेक्शन। ठीक है। और ये क्या है, मोमेंटम जो है ये है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें जो होगा मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है। तो अब अगर हम इसका एसआई यूनिट देखें, इसका एसआई यूनिट क्या है, देखिए अगर हम मास की बात करेंगे, मास का एसआई यूनिट क्या है, केजी, किलोग्राम, और वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है। मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है ये है यूनिट किसका, ये है मोमेंटम का यूनिट। ठीक, केजी किसका, केजी है मास का, और मीटर पर सेकंड जो है ये है वेलोसिटी का, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड। और अब अगर हम इसकी डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे वो किसके बराबर होगी, देखिए p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है। अगर हम मास का डायमेंशन देखेंगे वो क्या है, m आएगा मास का, और वेलोसिटी का क्या है, L⁻⁻⁻⁻, ये हमने ऑलरेडी देखा है, डिस्कस किया है। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा मोमेंटम का है वो है mL⁻⁻⁻⁻, तो ये है इसकी डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है। तो ये था मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है, इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी v, तो इसका जो मोमेंटम है वो होगा m इंटू वी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो कुछ एग्जांपल्स आप देखेंगे मोमेंटम के रिलेटेड। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखेंगे हम, इफ़ ए लाइट एंड हैवी व्हीकल आर पार्कड ऑन ए हॉरिजेंटल रोड, यानी कि अगर हमारे पास दो व्हीकल्स हैं, एक है हैवी और दूसरा क्या है, दूसरा है लाइट व्हीकल। ठीक है। यानी कि एक है हैवी और दूसरा है लाइट, यानी कि एक का मास कम है दूसरे का मास ज़्यादा है। ठीक, और ये पार्कड है ऑन ए हॉरिजेंटल रोड।
एंड नीड टू बी पुश टू ब्रिंग देम इनटू मोशन, यानी कि हमें क्या करना है, इस पे भी पुश करना है और इस पे भी पुश करना है। पुश करने का मतलब क्या है, इस पे हमको फोर्स करना है, एग्जर्ट यानी कि एक्ट करना है इसमें फोर्स, ताकि ये दो व्हीकल जो है ये मोशन में आ जाए, ठीक। देन द हेवियर व्हीकल, यानी कि जो हेवियर व्हीकल होगा विल नीड मच ग्रेटर फोर्स देन द लाइटर वन, ठीक है। यानी कि जो ये वाला व्हीकल होगा इसके लिए जो फोर्स है ये ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा देन दिस वन, ठीक है, जो लाइट व्हीकल होगा, ठीक। टू ब्रिंग देम बोथ ऑफ देम टू द सेम स्पीड इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि सेम पीरियड ऑफ टाइम पे और सेम स्पीड में, यानी कि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं इसकी जो स्पीड हो जो है वो 10 मीटर पर सेकंड रहे और इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड रहे, यानी कि दोनों को क्या करना है, हमें एक ही स्पीड में लाना है। तो यहाँ पे हमें क्या है, जो हेवियर बॉडी है यहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें कम फोर्स अप्लाई जो है करना पड़ेगा। ऑल्सो टू स्टॉप दिस व्हीकल्स, यानी कि अगर हमें इन दो व्हीकल्स को क्या करना है, स्टॉप करना है, यानी कि अगर ये मोशन में है और अगर हम फिर इनको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, ए ग्रेटर अपोजिंग फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप द हेवियर वन, यानी कि जो हेवियर बॉडी है यहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है। यानी कि जहाँ पे क्या होगी, जहाँ पे मास ज़्यादा होगा, जहाँ पे मास ज़्यादा होगा वहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट हैपन्स व्हेन यू फायर अ बुलेट फ्रॉम ए गन ऑन अ मैन, यानी कि जब हम किसी पर्सन पे जो है एक गोली मारते हैं तब क्या होता है, द बुलेट विल पायरिस हिज टिश्यूज बिफोर कमिंग टू ए स्टॉप, राइट, ठीक है। यानी कि जो बुलेट है वो क्या जाएगी, वो टिश्यूज को क्या करिए, मतलब टिश्यू जाएगी और वहाँ पे फिर उसके बाद क्या होगी, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगी, यानी कि पार कर जाएगी, मतलब जो मसल्स हैं या यानी कि पर्सन के जो टिश्यूज हैं उनको अक्रॉस, मतलब इनके उनके अक्रॉस मतलब क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, या क्या हो जाएगा, या उनको मतलब पायरिस करके मसल्स में फिर स्टॉप हो जाएगी, ठीक। व्हाट हैपन्स इफ द सेम बुलेट इज फायर्ड एट हाफ स्पीड, अब अगर यही बुलेट जो है हम क्या करेंगे, हाफ स्पीड पे हम क्या करेंगे, फायर करेंगे, यानी कि अगर पहली वाली बुलेट जो है उसके उसके जो स्पीड थी उसकी हाफ स्पीड से जो है ये बुलेट हम अब क्या करेंगे, फायर करेंगे, इट माइट नॉट कॉज सो मच डैमेज, तो ये वाली बुलेट जो है ये उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगी जितना कि पहली वाली बुलेट है उसने जो उतना मतलब पहली वाली जितना ये करेगी डैमेज, उतना ये वाली बुलेट जो है वो उतना डैमेज नहीं करेगी। हिनस फॉर द सेम मास, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे मास क्या था, मास था सेम, यानी कि दोनों बुलेट्स, यानी कि बुलेट सेम है, यहाँ पे मास क्या था, यहाँ पे यहाँ मास यहाँ पे था सेम, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट है, ए ग्रेटर अपोजिंग फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप द बॉडी इफ द बॉडी इज मूविंग एट ए ग्रेटर स्पीड, यानी कि जो बुलेट जो है, यानी कि जो बॉडी फास्ट स्पीड से क्या कर रही है, चल रही है, मूव कर रही है, तो उसके लिए जो अपोजिंग फोर्स है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि वो बॉडी जो है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है, यानी कि वो रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, या जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो अपोजिंग फोर्स है वो भी ज़्यादा लगेगा, और जहाँ पे ज़्यादा मास होगा, क्या होगा, ज़्यादा मास, वहाँ पे भी हमें ज़्यादा फोर्स जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये मास और वेलोसिटी की जो रिलेशन है वो हमने डिस्कस की। तो देखते हैं अब न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स, यानी कि ये कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो मोमेंटम है किसी बॉडी का ये मतलब कैसे चेंज होता है, यानी कि ये मोमेंटम जो है ये फोर्स के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि जितना फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही जो मोमेंटम है उसमें चेंज आएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है, यानी कि मोमेंटम का चेंज होना, यानी कि मोमेंटम का वेरी होना किसके साथ, टाइम के साथ साथ, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, यानी कि अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ मोमेंटम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो भी ज़्यादा होगा, और अगर फोर्स कम हम अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो भी मतलब कम होगा, ठीक। यानी कि डी पी बाई डी टी, पी क्या है, मोमेंटम, यानी कि डी पी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी कि जितना फोर्स होगा उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी है ये हम किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे इक्वलिटी से, और यहाँ पे आएगा कांस्टेंट के। तो के का वैल्यू जो है, के का वैल्यू हम लेते हैं 1 के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ, यानी कि ये किसके बराबर है, एफ के बराबर। ठीक, दिस लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, यानी कि देखिए अगर हम यहाँ क्या करेंगे, डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पी है, पी के बदले क्या लिखेंगे हम, मास इंटू वेलोसिटी, ये हमने ऑलरेडी देखा लास्ट स्लाइड में, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मास क्या है, मास यहाँ पे कांस्टेंट, ये हम निकालेंगे बाहर। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वी बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये किसके बराबर है होता है, डी वी बाई डी टी होता है बराबर एक्सेलरेशन के बराबर, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, डी वी बाई डी टी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर। तो इसके बदले लिखेंगे एम इंटू ए इज इक्वल टू एफ, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो होप ये आपको समझ आया होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स, यानी कि ये किसके बराबर होता है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के बराबर। यानी कि व्हेन एवर वायर एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स, एफ क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, के क्या है, के इज द कांस्टेंट, एम इज द मास एंड ए इज एक्सेलरेशन। इन एसआई यूनिट 1 unit of force is one that causes an acceleration of 1 meter per square second to a mass of 1 kg, यानी कि हम कब कहते हैं 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स कब कहते हैं, जब मास होगा किसके बराबर, 1 kg के बराबर, और एक्सेलरेशन जो है वो है कि बराबर 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, तब हम कहते हैं जो फोर्स जो है वो किसके बराबर है, 1 न्यूटन के बराबर। यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg डिवाइडेड बाय 1 kg इंटू 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 1 न्यूटन। द यूनिट, दिस यूनिट इज कॉल्ड न्यूटन, और इस यूनिट को हम कहते हैं न्यूटन, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और अगर हम इसकी डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे, वो क्या आएगा, मास के बदले लिखेंगे हम m, और एक्सेलरेशन के बदले एल टी पावर -2, यानी कि ये बन जाएगा एम एल टी पावर -2। ये क्या है, ये है फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या है, ये है मोशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इंटरनल फोर्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एफ, यानी कि जो इंटरनल फोर्सेस होंगे बॉडी के वो हम इस एफ में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसमें कौन सा फोर्स हम, ये होता है एक्चुअली एफ एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, यानी कि देखिए अब अगर एफ किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। ये देखिए अब हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अगर एफ किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, एक्सेलरेशन भी जीरो के बराबर आएगी। ठीक है, यानी कि अगर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होगा जीरो के बराबर, तो एक्सेलरेशन भी आएगी जीरो के बराबर। हिन इज द सेकंड लॉ इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि वहाँ पे भी हमने यही चीज़ देखी थी, यानी कि अगर फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा जीरो के बराबर, तब बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, और वहाँ पे क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी जीरो। तो यहाँ पे भी क्या होगी, एक्सेलरेशन जीरो। तो वही कह रहा है यहाँ पे, अगर एफ इज इक्वल टू जीरो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज ए वेक्टर लॉ, ये क्या है, ये एक वेक्टर लॉ है जो कि डिस्कस क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। यानी कि अगर हम एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालना चाहेंगे तो ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम, या ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो ये है एक्सेलरेशन की फार्मूला। तो अगर हम एग्जांपल देखेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, बॉय है, ये क्या खींच रहा है, यानी कि पुल कर रहा है, यानी कि यहाँ पे मास को, यहाँ पे मास किसके बराबर है, 10 kg के बराबर, और यहाँ पे यही दो बॉक्सेस हैं फॉर एग्जांपल 10 kg 10 kg, तो यहाँ पे टोटल मास है 20 kg। तो यहाँ पे इसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा देन दिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मास जो है कम है, यहाँ पे मास ज़्यादा है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे भी वही सेम फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। मास यहाँ पे कम है, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन कहाँ पे ज़्यादा होगी, तो आप बताइए। देखिए हमें पता है इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो फोर्स क्या है, फोर्स है 10 के बराबर, यानी कि 10 न्यूटन डिवाइडेड मास, मास क्या है यहाँ पे, मास है यहाँ पे 10, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल 10 डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ पे आएगा एक्सेलरेशन बराबर 0.5।
तो यहाँ पे क्या है, तो जहाँ पे मास कम होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि जब मास ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन क्या होगी तब कम होगी, और जब मास कम होगा एक्सेलरेशन होगी ज़्यादा। ठीक है, यानी कि अगर मास ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन होगी कम, और अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन होगी ज़ीरो, सॉरी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कब, जब फोर्सेस जो होगा फोर्स होंगे कांस्टेंट, जब फोर्स होगा कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे सेम होगा फोर्स, यानी कि जितना यहाँ पे फोर्स है वही फोर्स यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन और मास के दरमियान कौन सी है रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं नेक्स्ट साइड। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा यहाँ पे एक बॉक्स है। ठीक है, ये किस पे, ग्राउंड पे। तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स इस पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो फोर्सेस होंगे। एक फोर्स होगा जो ये बॉक्स है ये एक्ट करेगा, यानी कि एग्जर्ट करेगा किस पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और इसको हम कहते हैं वेट, इसको हम कहते हैं वेट। और वेट किसके बराबर होता है, ये एक्चुअल में क्या है, वेट क्या है, वेट है फोर्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में। वेट इज फोर्स, तो फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या है यहाँ पे m, तो एक्सेलरेशन क्या होगी यहाँ पे g, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो यहाँ पे जो वेट है ये होगा m इंटू जी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी नीचे की तरफ। और जो ये ग्राउंड है ये इस पे वापस करेगा रिएक्ट, यानी कि रिएक्शन फोर्स होगा, उस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, जो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट एन ऑब्जेक्ट इज ऑन, यानी कि जिस सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट होगा उसी के साथ क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री एंगल होगा यहाँ पे। ठीक, और इस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और ये क्या होता है, ये अपोजिट होता है वेट के, यानी कि वेट अगर इस डायरेक्शन में है तो सेम जो होगा एक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स होगा वो होगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड या परपेंडिकुलर टू द सरफेस जिस पे होगा, और इस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी है हॉरिजेंटल प्लेन पे है, तो यहाँ पे दो केसेस हैं, बॉडी केप्ट ऑन हॉरिजेंटल प्लेन इज एट रेस्ट, और ये क्या है, ये रेस्ट पे है। फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स हो गया, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन हुई ये, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स हो गया, एन इज इक्वल टू एम जी। तो एन कौन सा है, एन है नॉर्मल रिएक्शन, एन है नॉर्मल रिएक्शन, और जो नीचे की तरफ है वो है डब्ल्यू, यानी कि वेट। तो एन एन इज इक्वल टू एम इंटू जी, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किसके बराबर होगी, वो इसके वेट के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो फोर्स इस पे अप्लाई होंगे। और अब यहाँ पे की बात करेंगे, बॉडी केप्ट ऑन हॉरिजेंटल प्लेन इज एक्सेलरेटिंग हॉरिजेंटली अंडर सिंगल हॉरिजेंटल फोर्स, यानी कि अब क्या है ये बॉडी, अब यही बॉडी जो है यह है एक्सेलरेटिंग मोशन में, यानी कि ये क्या है, अभी ये मोशन में है। क्या होगी, ये बॉडी जो है ये मोशन में होगी। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, ये है बॉडी, और ये क्या है, ये है हॉरिजेंटल ग्राउंड। और ये बॉडी क्या है, ये है, इस पे एक्सर्ट हो रहा है फोर्स एफ। तो एफ ये किसके बराबर होगा, एम इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और अब अगर यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन से फोर्स हैं, एक तो इस डायरेक्शन में एम इंटू जी, और ऊपर वाले डायरेक्शन में है एन। ठीक है, ये क्या है, एन, यानी कि नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। तो एन इज इक्वल टू एम जी, ये किस में, वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, सिंस बॉडी इज एट रेस्ट। अब अगर ये बॉडी जो है अगर हम कहाँ देखेंगे, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, यानी कि ये इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में भी अप्लाई फोर्स होगा। केस नंबर थर्ड क्या है, बॉडी केप्ट ऑन हॉरिजेंटल प्लेन इज एक्सेलरेटिंग हॉरिजेंटली टुवर्ड्स राइट अंडर टू फोर्सेस, यानी कि F1 एंड F2। फॉर एग्जांपल अब अगर हमारे पास यहाँ पे एक और बॉडी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इस पे, और ये ग्राउंड है। ठीक है, इस पे हो रहा है अप्लाई इस डायरेक्शन में F1 फोर्स, और इस डायरेक्शन में हो रहा है इस पे फोर्स F2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ W, यानी कि वेट इज इक्वल टू एम जी। तो N इज इक्वल टू एम जी, ये किस डायरेक्शन में, हॉरिजेंट वर्टिकली, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कौन सा है, यानी कि F1 माइनस F2, यानी कि नेट नेट हॉरिजेंटल फोर्स क्या होगा, F1 माइनस F2। तो वो होगा F एक्सटर्नल, यानी कि F एक्सटर्नल फोर्स होगा वो। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा M इंटू ए, मास इंटू
एक्सेलरेशन। तो हॉरिजेंटल में कौन कौन सा फोर्स होगा, F1 माइनस F2 इज इक्वल M इंटू ए, और वर्टिकल डायरेक्शन में होगा N इज इक्वल टू M इंटू जी, यानी कि मास इंटू जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये थे कुछ केसेस, इसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यह है लास्ट लॉ। ठीक, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, तो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे इक्वल रिएक्शन और अपोजिट रिएक्शन होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये अगर ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड पे क्या है, इस पे हमने स्ट्राइक की बॉल, ठीक है, तो ये क्या किया हमने, ये हमने एक्शन की, और ये बॉल जो ये बाउंस बैक करेगी वापस, तो इस बाउंस बैक करने को हम कहते हैं, इसको कहते हैं रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन, यानी कि जिस फोर्स के साथ हम ये एक्शन करेंगे उसी फोर्स के साथ क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बॉल फेंकेंगे 10 न्यूटन के साथ, ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स से, यानी कि उसी 10 न्यूटन जो रिएक्शन है वो भी किसके बराबर होगी, 10 न्यूटन के बराबर। यानी कि जितनी हम जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे रिएक्शन में, एक्शन में, उतना ही फोर्स मिलेगा हमें वापस किसमें, रिएक्शन में। ठीक है, तो एक्शन क्या और रिएक्शन, यानी कि तो एवरी एक्शन, यानी कि हर किसी एक्शन के लिए क्या है, हर किसी एक्शन के लिए होगा यहाँ पे रिएक्शन। ठीक, इन अदर वर्ड्स व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट, यानी कि जब दो बॉडी क्या करते हैं, इंटरेक्ट, दो बॉडी कौन कौन से यहाँ पे, एक तो है बॉल और दूसरा क्या है यहाँ पे ग्राउंड। ठीक, दे अप्लाई फोर्सेज टू वन अनदर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्सेस कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि बॉल किस पे फोर्स कर रही है अप्लाई, दीवार पे, और दीवार जो है ये वापस कर रही है अप्लाई फोर्स किस पे, बॉल पे, ये कर रही है वापस किस पे अप्लाई, फोर्स बॉल पे। यहाँ पे बॉल का जो फोर्स है वो है एक्शन, और जो वापस फोर्स एग्जर्ट करेगा कौन, बॉल करेगा इस पे उसको कहते हैं हम रिएक्शन। यानी कि वही कह रहा है यहाँ पे, दे अप्लाई फोर्सेस टू वन अनदर दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन अपोजिंग डायरेक्शन, यानी कि इनका जो रिएक्शन और एक्शन जो है ये होते हैं मैग्नीट्यूड में बराबर, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड होता है बराबर, और डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है अपोजिट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे दीवार है यहाँ पे, और इस पे मैंने क्या फेंकी, बॉल फेंकी, यानी कि किस फोर्स से, 10 न्यूटन के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉल जो है ये वापस आएगी, क्या आएगी वापस। ठीक, तो इसका जो फोर्स होगा वो होगा 10 न्यूटन यहाँ पे दोबारा फिर से। ठीक है, यानी कि रिएक्शन में भी कितना फोर्स होगा, 10 न्यूटन, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है बराबर, लेकिन डायरेक्शन है अपोजिट। यानी कि रिएक्शन फोर्स की अगर हम बात करेंगे, रिएक्शन फोर्स है इस डायरेक्शन में, एक्शन फोर्स है इस डायरेक्शन में, और रिएक्शन फोर्स क्या है, वो है वापस इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन क्या है दोनों फोर्सेस की, डिफरेंट है, और मैग्नीट्यूड है सेम। और एक यहाँ पे कंसेप्ट है, जो एक्शन और रिएक्शन है ये टू सेपरेट बॉडीज पे जो है एक्ट होता है, यानी कि टू सेपरेट, यानी कि बॉल पे और दीवार पे, यानी कि अलग अलग बॉडीज पे जो है ये एक्शन और रिएक्शन जो है वो एक्ट होते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इफ ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है बी, यानी कि ए अगर बॉडी बी पे क्या करता है, एक्सर्ट फोर्स करता है एक्सर्ट, देन ऑब्जेक्ट बी, यानी कि ऑब्जेक्ट बी क्या है, ये वापस करेगा एक्सर्ट फोर्स किस पे, ए पे, विथ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी कि इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन होगी डिफरेंट, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन होगी। यहाँ पे अगर ये एग्जांपल हम देखेंगे, देखिए ये एक मैन है, ये क्या उतरता है, बोर्ड से नीचे उतरता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एक्शन करता है, यानी कि ये बोर्ड को जो है पीछे की तरफ यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता है, और ये खुद के आ जाता है, यानी कि इस डायरेक्शन में आ जाता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखिए एक्शन किस डायरेक्शन में, एक्शन है इस डायरेक्शन में, और रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये क्या करता है, उतरता है, बोर्ड से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, यानी कि एक फोर्स किस पे अप्लाई होता है, बोर्ड पे, और दूसरा फोर्स किस पे अप्लाई होता है, इस मैन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो है ये डिफरेंट बॉडीज पे जो है एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक और एग्जाम्पल है। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हियर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये हम अब देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, ये हमने अभी डिस्कस किया, यानी कि जो एक्शन और रिएक्शन जो है ये क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडीज पे जो है एक्ट करते हैं, और डिफरेंट डायरेक्शन यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्सेस ऑलवेज ओकर इन पेयर्स, और फोर्सेस जो है ये क्या करते हैं, ऑलवेज ओकर इन पेयर्स। द फोर्स exerted by an object A on object B equal and opposite to
फोर्स एग्जिटेड ऑन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, यानी कि अगर ए बी पे फोर्स एग्जिट करता है तो बी वापस करेगा किस पे, ए पे, और उन फोर्सेस की का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। ठीक है। और क्या कह रहा है यहाँ पे, there is no cause effect relation implied by the law. For that matter, the force on A and B and the force on A by B and that on B by A are exerted at the same instant. तो ये क्या है, ये जो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे पे जो अप्लाई जब करते हैं, कब करते हैं, एट द सेम इंस्टेंट, यानी कि जब जब ए किस पे करेगा एग्जर्ट फोर्स बी पे, तो उसी टाइम पे उसी इंस्टेंट पे जो है बी वापस करेगा किस पे, एग्जर्ट ऑब्जेक्ट ए पे। ठीक है। दीज फोर्स अप्लाई ए टू डिफरेंट बॉडीज, यानी कि दो डिफरेंट बॉडीज पे क्या करते हैं, अप्लाई, यानी कि ये पहला नंबर पॉइंट जो हमने डिस्कस किया। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, यानी कि जब हम बुलेट करते हैं फायर किससे, गन से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी तरह अगर बॉक्सर जो है फिस्ट से फोर्स एग्जिट करता है इसके जॉ पे, और जॉ क्या करता है, वापस रिएक्ट करता है, तो उसको कहते हैं रिएक्शन फोर्स। इसी तरह यहाँ पे मैन और ये बोट, यानी कि ये छलांग मारता कहाँ से, बोट से, तो यहाँ पे ये है एक्शन और ये क्या है, रिएक्शन फोर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है। तो ये आप खुद भी देख लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखिए, मैनी पीपल आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट ए राइफल रिकॉइल इज व्हेन फायर्ड। ठीक, दिस रिकॉइल इज द रिजल्ट ऑफ द एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर्स, ये भी ठीक है। द गन पाउडर एक्सप्लोजन creates hot gases that expand outward, allowing the rifle to push forward on the bullet. ठीक है। Consistent with Newton's third law of motion, the bullet pushes backwards upon the rifle. The acceleration on the recoiling file is, तो ये है क्वेश्चन यहाँ पे, तो इसका आंसर आपको बता देना है। यानी कि जो एक्सेलरेशन ऑफ रिकॉइलिंग फाइल है, दैट इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, स्मॉलर देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, या द सेम एज द एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट। तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट में दे देना। ठीक है। While driving down the road, firefly strikes the windshield of a bus and makes a quite obvious mess in the front of the face of the driver. ठीक, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गाड़ी जो है ये चल रही है रोड पे, ठीक है, तो यहाँ से क्या आती है, यहाँ से कोई मतलब फायरफ्लाई आती है, ये स्ट्राइक करती है किसके साथ, विंडो के साथ, यानी कि मिरर के साथ करती है, और ये क्या यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे जो इसका गट जो है वो फट जाता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्लियर एक मेस, मतलब ये मतलब जो है उसका हम गट की अगर बात करेंगे वो फट जाता है। ठीक है। ये मर जाती है, तो यहाँ पे जो छींटे हैं उसकी खून की, तो वहाँ वो यहाँ पे क्या फैल जाती है, तो यहाँ पे एक मेस जो है क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे अप्लाई कौन सा लॉ होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द फायर फ्लाई हिट द बस एंड द बस हिट द फायर फ्लाई, यानी कि जो बस क्या है, बस करते हिट किसको, फायर फ्लाई को, फायर फ्लाई को, और फायर फ्लाई वापस करते हिट किसको, बस को। विच ऑफ द टू फोर्सेस ग्रेटर, यानी कि इन दोनों में से कौन सा फोर्स जो है वो ग्रेटर है, द फोर्स ऑन द फायर फ्लाई और द फोर्स ऑन द बस। देखिए यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्ट्राइक किया फायर फ्लाई ने किस पे, बस पे, तो ये क्या है, ये एक्शन फोर्स। तो वापस किसने किया, बस ने वापस किया इस किस पे फोर्स अप्लाई, यानी कि रिएक्शन किस पे की, उसने रिएक्शन फोर्स अप्लाई फायर फ्लाई पे। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, दोनों में से कौन सा फोर्स जो है वो ग्रेटर है। ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो क्या होता है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगर कुछ रह जाता है इस यूनिट में से, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप जो है आपको ये पूरा लेक्चर जो है समझ आया होगा। अगर कोई टॉपिक रह गया होगा इसमें से, तो आप प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम लाएंगे कुछ MCQs जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो आ चुके हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।